This conference will now be recorded. एक क्वेश्चन था कि आपने जो पुराना क्वेश्चन था उसको स्ट्रेट लाइन मेथड से सॉल्व करना है, पहलवान वाला। और दूसरा क्वेश्चन मैंने ये आपको सेंड किया था कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन थ्री एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द फिक्स्ड एसेट्स। ये क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी किया था और ये पेपर 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन 17 मार्क्स का नहीं है, ये टोटल 17 मार्क्स थे, ये उसका ए पार्ट है। ठीक है, काइंडली एक दफा ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा दोबारा से, या कोई वॉइस मैसेज कर दे और उसका लिंक बनाए नए आईडी के साथ, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि शायद वो कुछ लोग डायरेक्ट क्लास लेते हैं, सुबह सुबह वो व्हाट्सएप नहीं देखते। तो एक दफा आप में से कोई व्हाट्सएप वो आईडी, जो नई आईडी मैंने आपको सेंड किया है, उसको सिलेक्ट करके फॉरवर्ड करे ग्रुप के अंदर, दोनों ग्रुप के अंदर, गर्ल्स भी करें और बॉयज भी करें। कोई एक बंदा कर दे, क्योंकि अभी तक आवाम आधी आई है, इसका मतलब है वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं। चले जनाब, हम गपशप शुरू करते हैं, तब तक वो आ जाएंगे। अब एक्सचेंज का केस, ये तीन सिचुएशन, तीन सिनेरियो उसने बनाकर दे दी हैं और आज हमने कोशिश करनी है कि एक्सचेंज से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो खत्म कर दें। और कल से फिर, अच्छा अब ना, मैंने कल पिछली दफा बता दिया था, अब से ना इंशाल्लाह अनटिल एंड अनलेस के कोई ऐसी कोई सिचुएशन ना आ जाए, आप लोगों की हफ्ते को क्लास हुआ करेगी FAR 1 की, FAR 1 की। और मैं तो चाहता हूं कि अभी से ही संडे ऑन कर दें ताकि काम अपना जल्दी खत्म हो जाया करे, लेकिन रिजल्ट तक वेट कर लेते हैं चाहो तो। वैसे घर में बैठे हैं, आने जाने का तो कोई इशू नहीं, सिर्फ उठने का इशू है, और 10 बजे मेरे ख्याल में कि उठना रीजनेबल है। कोई इतना इशू नहीं है कि हम कोई 8 बजे या 7 बजे क्लास नहीं है कि उठना पॉसिबल ना हो, तो ये एक रीजनेबल है उठना 10 बजे। लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी चलें, कुछ दिन आगे रमजानुल मुबारक स्टार्ट आ रहा है, अम्मार ने भी यही मशवरा दिया है कि रोजों के बाद ही स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है रोजों के बाप ने सहरी करके सो जाया करना है, ये ख्याल रखें कि सहरी करके सोएं जरूर, लेकिन उठें भी सही पे, कि ये ना हो कि आप सोएं और सो ही रहें, सोते ही इबादत में गुजार दें। आपको पता है रमजानुल मुबारक में कहा जाता है कि अपनी नींद कम कर दो, रूटीन से अपनी नींद कम कर दो। अब उसका मतलब भला क्या है? उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप सहरी करके सो जाया करें। उसका मतलब ये है कि रात को नमाज तरावी पढ़ के जब आप फ्री होते हो, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है, वो उस 1.5-2 घंटे टाइम की बात की गई है कि नॉर्मली, अब मैं जो अच्छी बातों में से एक बात है, नॉर्मली नमाज इशा के बाद कहते हैं कि अगर आपको कोई काम ना हो तो सो जाया करो। नमाज इशा के बाद अगर आपको कोई काम ना हो तो आप सो जाया करो और फिर सुबह की नमाज के टाइम उठा करो। ये है नॉर्मल रूटीन। मैं उसी की बात करूंगा, मैं लाहौर की रूटीन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि लाहौर की गुड मॉर्निंग और बाकी दुनिया की गुड मॉर्निंग में फर्क है। तो बाकी फिर रमजानुल मुबारक में जब नमाज ईशा का टाइम होता है तो वो एक्सटेंड हो जाता है नमाज तरावी की वजह से, वो 1.5 से 2 घंटे नींद पहले रूटीन से कम हो जाती है। तो उसके बारे में कहा गया है कि आप अपनी नींद कम कर दिया करो। और ये किसी जगह कोई शहादत नहीं मिलती, किसी जगह ये हकीकत नहीं मिलती कि नमाज यानी सहरी के बाद रोजा रख के सो जाओ।
ये किसी जगह इस चीज की हकीकत नहीं मिलती सिवाय हमारे मुसलमानों में पाकिस्तान के अंदर, कि सारी रात हम माशाल्लाह इबादत करते रहते हैं मोबाइल के ऊपर, और फिर नमाज सुबह की यानी सहरी करके नमाज पढ़ के सो जाते हैं और अफ्तारी के टाइम उठ जाते हैं। तो हमें तो, हमारे लिए तो कोई रोजा कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। सहरी करके सो गए, उठ के अफ्तारी कर ली। तो ये पता नहीं, क्योंकि इबादत का पूरा दारोमदार वो अल्लाह ताला की, यानी जो उन्होंने जज करना है हमारी सबकी इबादत को और इंटेंशन को, वो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। हम तो बस बातें ही करने वाले हैं। चले जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा मुझे बताएं, पहले ओके करें कि जो कल क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड से रह गया था वो आप सबने कर लिया या किसी का वो भी रहता है? पहले मैं आपको, क्योंकि आज एक्सचेंज का केस खत्म करना है और एक्सचेंज के केस के लिए 2 दिन बहुत काफी होते हैं। अभी एक दफा मैं दोबारा रिवाइज भी करवाने लगा हूँ एक्सचेंज का केस, और फिर इसके और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। चलें एक दफा एक्सचेंज का केस दोबारा देखें, एक दफा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज के केस में ना आपने जर्नल एंट्री लाजमी कंसीडर करनी है। जर्नल एंट्री पहले पास किया करो एक्सचेंज के केस। एक्सचेंज के केस की सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाया करो। वो क्या होती है कि हमने जो एसेट रिसीव कर रहे हैं वो डेबिट करना है, जो नया एसेट हमारे पास आ रहा है वो हमने डेबिट करना है, जो पुराना एसेट है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करना है, सॉरी डेबिट करना है। जो एसेट हमारा जा रहा है जिसे हम कहते हैं ओल्ड एसेट, उसको क्रेडिट करना है। अब इसका मजीद अगर कैश इन्वॉल्व हो, अगर हम कैश पे कर रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर दिया जाता है, और अगर कैश रिसीव कर रहे हूं तो कैश को डेबिट कर दिया जाता है। अगर कैश पे कर रहे हूं तो कैश को क्रेडिट कर दिया जाता है, और अगर कैश रिसीव कर रहे हो तो डेबिट कर दिया जाता है। अब इस डेबिट क्रेडिट का जो फर्क है, या वो गेन होगा या वो लॉस होगा। अगर डेबिट साइड पर आ रहा होगा फर्क तो वो लॉस होगा, और अगर क्रेडिट साइड पर फर्क आ रहा होगा तो वो गेन होगा। अगर डेबिट साइड पर फर्क आ रहा होगा तो वो लॉस होगा, और अगर क्रेडिट साइड पर फर्क आ रहा होगा तो वो गेन होगा। क्योंकि बात, फिर हमने इसके रूल्स डिस्कस किए थे। सबसे पहला रूल था हमारे पास कि अगर फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट, fair value of new asset is more reliable, पहला रूल क्या था कि अगर मेन लिखा क्या होता है, स्टैंडर्ड की बुक में क्या लिखा होता है, कहते हैं फेयर वैल्यू इज गिवन या रिलायबल, और फिर वो नीचे लिखता है विच वन इज मोर रिलायबल, कि जो ज्यादा रिलायबल है। तो अगर हम उसको अलग अलग करके लिख रहे हैं कि इफ फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर रिलायबल, तो जो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है, ये सब की बात हो रही है जी, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट किसके बराबर लेंगे, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट, बस फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट। कॉस्ट की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे जो नए एसेट की फेयर वैल्यू होगी। फिर वो कहता है कि अगर फेयर वैल्यू ऑफ
old asset is more reliable if fair value of old asset is more reliable, तो फिर नए एसेट की कॉस्ट किसके बराबर होगी? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट किसके बराबर होगी? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। मतलब अगर हम साथ कैश दे भी रहे हैं तो फेयर वैल्यू की ओल्ड एसेट में प्लस कर देंगे, और अगर हम ले रहे हैं तो माइनस कर देंगे। तीसरे नंबर पे if fair value of both asset is reliable, if fair value of both asset is reliable, कहते दोनों को रिलायबल है तो फिर कौन बाजी जीतेगा? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। अगर दोनों ही रिलायबल है तो फिर किसको टेक ओवर करेंगे? ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू को। तो सेम यही होगा कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। ये आपने कैलकुलेटर पे करना है भैया, सिर्फ लिखने की हद तक लिख रहे हैं। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। लास्ट सिनेरियो कि अगर दोनों की फेयर वैल्यू रिलायबल ना हो या गिवन ही ना हो। अगर गिवन ही नहीं है दोनों की फेयर वैल्यू, तो फिर तो जाहिर सी बात है रिलायबिलिटी तो बात की बात है, गिवन ही नहीं है। और गिवन हो रिलायबल ना हो तब भी सेम सिचुएशन कि अगर जो चीज रिलायबल ना हो तो उसका गिवन होने का भी फिर कोई फायदा नहीं है। तो क्या करेंगे जनाब? इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट इज नॉट रिलायबल, तब हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। ये क्या ओके होती है क्योंकि ये हमारी बुक्स में ओल्ड एसेट की WDV पड़ी होती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो फिर हम वही ले लेंगे। तो मेरे भाई 4 सिचुएशन बनती है। आई कैप ने 3 सिचुएशन लिखी हुई है। उन्होंने पहली सिचुएशन लिखी है कि फेयर वैल्यू ऑफ दैट एसेट व्हिच वन इज मोर रिलायबल। हमने उसको अलग अलग करके लिख दिया कि अगर नया एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल होगी तो क्या करना है, पुराने एसेट की रिलायबल होगी तो क्या करना है, दोनों रिलायबल होगी, दोनों रिलायबल होंगी तो क्या करना है, और अगर दोनों ही रिलायबल नहीं होगी तो क्या करना है। क्योंकि बात, फिर आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी जनाब। अच्छा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाले ही है, तो इसलिए कोई एक बंदा ये व्हाट्सएप को भी मॉनिटर करता रहे कि कोई बंदा पूछे कि जी क्लास हो रही है या नहीं हो रही, तो उसे आईडी बता दो कि सही आईडी कौन सी है, और ये नेक्स्ट किसी भी क्लास हुआ करेगी। चलें जनाब, पहला पार्ट, इसको अलग अलग देखना है। ये फर्स्ट पार्ट है और इस फर्स्ट पार्ट के साथ इसका लिंक बनाना है, ठीक है। सिर्फ हम ये देखते हैं। लिखा हुआ है पहले, सिर्फ दूसरा कॉलम आपने नहीं छेड़ना। अभी लिखा हुआ कैश रिसीव्ड 1.1 मिलियन। फिर लिखो एसेट गिवन अप। एसेट गिवन अप वो एसेट होता है जो हम ओल्ड एसेट किसे कहते हैं। एसेट गिवन अप की कॉस्ट है 10.3, उसकी बुक वैल्यू है 6.4, फेयर वैल्यू उसकी 8.5 है, और जो नया एसेट है उसकी फेयर वैल्यू है 7.1। अब
पहला पॉइंट एडिशनल इंफॉर्मेशन का पढ़ो जरा। पहला पॉइंट एडिशनल इंफॉर्मेशन का पढ़ो जरा। तो लिखा हुआ है इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 1 fair value of both assets are reliably measurable. Fair value of both assets are reliably measurable. जी मेरे भाई, दोनों एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है। बताओ हम कौन सी लेंगे फेयर वैल्यू? अगर दोनों एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है तो हम कौन से एसेट की फेयर वैल्यू लेंगे? वहाब भाई ने कहा नए एसेट की, और बाकी सारी दुनिया कह रही है ओल्ड एसेट की। वहाब भाई का मैसेज आया कि जब दोनों रिलायबल हो तो नए एसेट की फेयर वैल्यू लेते हैं, और बाकी पूरी दुनिया कह रही है ओल्ड एसेट। तो बिल्कुल आपने कहा, ये हमने तीसरा केस जो लिखा है अभी अभी आपने अगर नोट फरमाया है तो उसमें ये लिखा हुआ है कि मेरे भाई ओल्ड एसेट दोनों रिलायबल हूं तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। अब ये कैश रिसीव कर रहे हैं तो माइनस करके लिखेंगे, और अगर कैश पे कर रहे हूं तो ऐड करके लिखेंगे। तो आ जाए जरा, आपने पहले ना एंट्री लिखो जरा इसकी। एसेट रिसीव्ड, जिसको आप नया एसेट कहते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश डेबिट साइड पर आएगा। एसेट गिवन अप, एसेट गिवन अप, ये पहले आपने लिख लेनी है चीजें, और उसके बाद इंफॉर्मेशन को पुट करते जाना है। आपने एसेट जो गिव अप किया उसकी कॉस्ट है 10.3, ये वो तो अपनी कॉस्ट से ही आएगा। जो एसेट आपने गिव अप किया है उसकी तो कॉस्ट 10.3 है। 1.1 मिलियन आप कैश रिसीव कर रहे हो तो कैश डेबिट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करते हैं? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट और उसकी बुक वैल्यू को आपस माइनस कर दें। अब्दुल मोइज का सवाल है कि सर हम ओल्ड एसेट लिख सकते हैं? अब्दुल मोइज, आप हमेशा जो जिस तरह की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होती है ना, वो वर्डिंग हम इस्तेमाल करते होते हैं। वैसे कंपल्सरी नहीं, आप लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है। और साथ अगर वो कह दे जी मैंने ट्रक दिया है और वही यानी फर्नीचर ले लिया, तो फिर ट्रक और फर्नीचर लिखेंगे। देखेंगे अगर ट्रक ले रहे हैं तो न्यू एसेट की जगह ट्रक लिख देंगे, और फर्नीचर दे रहे हैं तो फर्नीचर ओल्ड एसेट की जगह फर्नीचर लिख देंगे। अब हमने इसकी कॉस्ट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड की। 10.3 में से 6.4 को माइनस कर दिया तो 3.9। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ गई हमारे पास? 3.9। ओके की बात। और जो हम मेन काम है जो एसेट रिसीव किया है उसकी कॉस्ट, और यहां पर उस अगर कैश रिसीव करेंगे तो माइनस करते हैं, और अगर कैश पे करेंगे तो प्लस करते हैं। तो ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू हमारे पास है जनाब
8.5 मिलियन, 8.5 माइनस 1.1, 8.5 माइनस 1.1, तो हमारा जो नया एसेट है वो बुक होगा बुक्स के अंदर 7.4 से। लो जनाब, इसका जो डिफरेंस होगा या वो गेन होगा या वो लॉस होगा। इसका जो डिफरेंस होगा, अगर डेबिट साइड पर डिफरेंस आ रहा होगा तो लॉस, और अगर क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आ रहा होगा तो गेन। तो इसका क्रेडिट साइड पर आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2.1। तो उसने हमें सवाल में गेन पूछा हुआ है, तो ये हमारा गेन है। हुबैब का सवाल एक है, हुबैब भाई पूछना चाह रहे हैं कि सर जो हमने कैश प्लस नहीं होगा। हुबैब भाई अगर कैश पे करेंगे तो उसकी कॉस्ट में ऐड होगा ना। प्रैक्टिकली सोचें कि हम अपना एसेट दे रहे हैं और साथ कैश भी देते, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता नए एसेट की कॉस्ट। अब हम अपना एसेट देकर उससे कैश रिसीव कर रहे हैं, तो फिर तो उसकी जो पैसे हम ले रहे हैं, इसका मतलब है उस एसेट की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं थी, तो कैश का फर्क ले लेंगे हम। ओके होगी बात जनाब। तो आपका लॉस आ गया, उसने क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि गेन या लॉस आ रहा है, तो आपका गेन आ गया, सॉरी गेन आ गया 2.1 मिलियन का। आपका 2.1 मिलियन का गेन आ गया। ठीक है जनाब, ये बात समझ लग गई। जर्नल एंट्री आपने पास की, तो ये जर्नल एंट्री पास कर लिया करो। जब भी एक्सचेंज का केस आए, कोशिश किया करो जर्नल एंट्री वर्किंग में पास करके, फिर जो उसके इंपैक्ट आएंगे वो लिख लो। अब आगे चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अली का सवाल है कि सर कैश माइनस भी करना है, माइनस भी करना है नया एसेट में से, और फिर अलग से कैश रिसीव्ड को डेबिट भी करना है। अली भाई देखे ना, कैश मेरे पास आ रहा है, वो तो डेबिट होना ही होना है। अब जरा मेंटली तौर पे सोचो, मैंने नए एसेट की कॉस्ट लिखनी है कि वो कितने का है। अब सुने, क्योंकि डेबिट तो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि कैश डेबिट होना, वैसे ही सुन ले। आपके पास एक सेल फोन है, ठीक है, और आप ये देकर, सेल फोन देकर, मतलब अगर ये आप एक लैपटॉप खरीद रहे हो, अब आपके सेल फोन की जो वैल्यू है, मैं आपके सेल फोन की बात कर रहा हूं, आपके सेल फोन की जो वैल्यू है वो 100 रुपया है। आप इस लैपटॉप वाले को कहते हो कि जनाब मुझे लैपटॉप भी दे दो, मुझे लैपटॉप भी दे दो और साथ 20 रुपए भी दे दो। तो लैपटॉप फिर कितने का वो आपको दे रहा है? आप उसे कहते हो मेरा सेलफोन ले लो, मुझे लैपटॉप भी दे दो और कैश भी दे दो। इसका मतलब ये हुआ कि उस लैपटॉप की 80 रुपए वैल्यू थी, वो आपको 80 का लैपटॉप दे रहा है और 20 का कैश दे रहा है। और हमने कैसे फाइंड किया? अपने पुराने एसेट की में से जितना कैश रिसीव करेंगे माइनस करेंगे, तो हमारे पास लैपटॉप की कॉस्ट आ जाएगी। ये लैपटॉप की कॉस्ट लिखेंगे, और जो 20 रुपए मेरे पास कैश आ रहा है वो तो मैंने डेबिट करना ही करना है। वो तो क्योंकि मेरे पास बिजनेस का रूल यही है अकाउंटिंग का कि जब भी कोई एसेट बढ़ेगा डेबिट करोगे। अब इसके बरक्स अब जरा दूसरी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आपके पास जो सेल फोन है थोड़ा महंगा कर लेते हैं 200 का। अब लैपटॉप की बारी आ गई, हम क्या करते हैं, इस बंदे को अपना सेल फोन भी दे रहे हैं
प्लस इस बंदे को 40 रुपए कैश भी दे रहे हैं। इसका मतलब है जो लैपटॉप हम ले रहे हैं वो 240 का है, कि हमने 200 वाला अपना सेलफोन दिया और साथ उसको कैश भी 40 रुपए पे किया। इसका मतलब है लैपटॉप फिर कितने का है? 240 का। तो इसलिए कहते हैं कि जब नए एसेट की कॉस्ट फाइंड करनी हो, कैश पे कर रहे हो तो ऐड किया जाता है, और कैश ले रहे हूं तो माइनस किया जाता है, और ये भी जब ओल्ड एसेट को कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, चलें जनाब अगली सिचुएशन हम पढ़ते हैं। दूसरी सिचुएशन पे आ जाओ जरा। उसने कहा कि आप कैश पे कर रहे हो 2.1 मिलियन। बड़ी प्यारी सिचुएशन है। ओरिजिनल कॉस्ट है पुराने एसेट की 12.4, बुक वैल्यू है 7.3 और एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू है 6.6 मिलियन। क्योंकि बात, और पुराने एसेट की फेयर वैल्यू है 9 मिलियन, सॉरी नए एसेट की। अब दूसरी सिचुएशन भी पढ़े। अब वो कहता है इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 2, fair value of asset received is clearly more evident. Fair value of the asset received is clearly more evident. इसका मतलब यह है कि जो एसेट हम ले रहे हैं वो ज्यादा रिलायबल है। तो क्योंकि बात, अब मुझे ना इसकी जर्नल एंट्री पास करके दें। आपके पास 4 मिनट का टाइम है, जल्दी से इसकी एंट्री पास करके दें विद इन 4 मिनट। इसकी एंट्री पास करके दें विद इन 4 मिनट। अली का 400 का लॉस आ रहा है, देखते हैं बाकी क्या कहते हैं। अली का 4 का लॉस आ रहा है। जल्दी करो यार, ये तो चीजें आपको जुबानी याद होनी चाहिए। बाकी लोगों का 0.4 से लॉस आ रहा है। हम ना अभी बता दो काके। जी जिशान ने तो पूरी एंट्री लिखकर भेज दिया है। 0.4 का लॉस आ रहा है सबका। अब हम इसको देखते भी हैं कि कैसे ये लॉस आ गया। अब कंडीशन कौन सी आ रही है कि फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर रिलायबल। तो पहले तो मैं, आपने ये क्वेश्चन लिखा नहीं करना, सिर्फ ये पहले देख, ये दिल में दिमाग में सॉल्व करना है कि कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितनी आनी चाहिए। कंडीशन कौन सी है कि नए एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है, तो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट, अगर नए एसेट की फेयर वैल्यू गिवन हो तो ये हमारे पास 9 मिलियन की इसकी कॉस्ट आ गई। इसमें कैश प्लस माइनस नहीं करते होते जब नए एसेट की फेयर वैल्यू लेते हैं। मेरी एंट्री क्या पास होगी? मैं एसेट रिसीव को डेबिट कर दूंगा, और किस अमाउंट से करूंगा? 9 मिलियन से। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी डेबिट कर दूंगा, और वो मैं फाइंड कर लेता हूं
12.4 minus 7.3, 5.1, और इसके अंदर ओल्ड एसेट गिव अप, जो मेरा एसेट जा रहा है उसकी कॉस्ट है 12.4 मिलियन, और इसमें मैं कैश पे कर रहा हूं कितना, 2.1 मिलियन। लो मेरे भाई, ये वो एंट्रीज हैं जो हमने पहले बना के लिख लेनी है, और फिर डिसाइड करते हैं कि इसका जो भी डिफरेंस आएगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखेंगे। तो डेबिट साइड पे फर्क आ रहा है 0.4 मिलियन का, तो ये मेरा लॉस हो गया क्योंकि डेबिट साइड पर आ रहा है, लॉस ऑन एक्सचेंज, लॉस ऑन एक्सचेंज। क्लियर होगी बात? जी डन हो गया। कोई ऐसा बंदा जिसको स्टिल समझने में इशू आ रहा हो तो वो पूछ सकता है। अगर किसी बंदे को स्टिल इशू आ रहा है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट सिचुएशन, वो भी आपने करनी है, जल्दी से उसकी एंट्री पास करें। लास्ट सिचुएशन की जल्दी से एंट्री बनाकर दें। अली बरार भाई पूछते हैं कि रिलायबल से क्या फर्क पड़ता है। रिलायबल का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में उसके कॉस्ट है इतनी, और एक चीज रिलायबल नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अली बरार भाई, आपके पास मोबाइल फोन है। अगर आपके पास मोबाइल फोन है और आप उसको एक मार्केट में लेकर जाते हो, या कोई भी आप खुद कह देते हो कि जनाब इसकी जो वैल्यू है वो 30,000 है, और अगले बंदे को समझ भी लग रही, हाँ जी ये इसका मोबाइल 30,000 का होना भी चाहिए, मार्केट में लेकर जाओगे तो भी 30,000 का बिकेगा। ये है रिलायबल, कि हाँ जी ठीक है, मार्केट अप्रोच के हिसाब से ही आपने उसकी फेयर वैल्यू एस्टिमेट की है। 30,000 वाले मोबाइल का आप कह दें कि जी मेरा मोबाइल तो 2 लाख का है, आपकी चीज है, कीमत आप जो मर्जी बता सकते हो, यार ये कीमत रिलायबल नहीं है। ठीक है, तो रिलायबल वो होती है जो नॉर्मली मार्केट के अंदर वैल्यू चल रही होती है। चले जनाब, सब लोग कह रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, सब लोग ये कह रहे हैं नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। चेक करके देख लेते हैं। फिर तीसरी सिचुएशन में वो कहता है फेयर वैल्यू ऑफ नीदर एसेट इज रिलायबली मेजरेबल, कहता है किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है, और ना ही कोई कैश रिसीव या पे कर रहे हो। तो हम लेते होते हैं नया एसेट, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। तो बुक वैल्यू हमारे पास ओल्ड एसेट की आ रही है 11.1, ओल्ड एसेट की बुक वैल्यू आ रही है 11.1। ओके होगी बात? अब अगर कैश कुछ लेते या देते तब तो वो प्लस माइनस हो जाता, लेकिन इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं कैश के साथ। तो एंट्री क्या पास होगी, जो मैं एसेट रिसीव कर रहा वो डेबिट हो जाएगा 11.1 मिलियन से, जो एसेट बुक वैल्यू से। ठीक है, उसकी जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सॉरी बुक वैल्यू तो 3.4 मिलियन है,
बुक वैल्यू बुक ये वैल्यू, जी ये 3. माजरत माजरत भाई माजरत, 3.4 मिलियन से उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओल्ड एसेट की है 11.1 मिलियन, और जो हमारा ओल्ड एसेट है, जो हम एसेट गिव अप कर रहे हैं, वो है 14.5 मिलियन। कैश ना पे किया ना रिसीव किया, और इसका कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा, इसका मतलब है देयर इज नो गेन नो लॉस, देयर इज नो गेन नो लॉस। तो उम्मीद है ये एक अच्छी प्रैक्टिस थी एक्सचेंज के केस की, आपको थोड़ी बहुत समझ भी लगी होगी। अब हम एक असल में कुछ क्वेश्चन मैंने आज फिर आपको सेंड करने हैं इस एक्सचेंज से रिलेटेड, और अब और साथ आपका क्योंकि हमने खत्म करनी है कुछ चीजें इसकी, और क्वेश्चन मैं खुद ही सेंड किया करूंगा, और जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आप कोशिश कर सकते हो जो आपके पास असाइनमेंट है उसको अब पढ़ना, उसकी थ्योरी पढ़ना शुरू कर दो, कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको नहीं लगे, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो वही चल रही हो। अब आज हमने एक्सचेंज के केस को मजीद आपको क्वेश्चन दूंगा और कल मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं एक नया कॉन्सेप्ट की तरफ जाने लगा हूं, और आपको पता है जब भी हम कुछ नया कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं तो एक पानी की ब्रेक होती है और मुंह पर पानी मारने की भी ब्रेक होती है। तो आप ऐसा करें कि मुंह पे भी पानी मार के आए, तो तब तक 11 बजे हम दोबारा क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो जल्दी से फिर आ जाना वापस।
जी मेरे भाई, आगे हो वापस सारे। सारा कह रही कल टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग 10 बजे ही, टाइमिंग 10 बजे ही रहेगी। टाइमिंग चेंज नहीं करेंगे हम। हाफिज साहब का मैसेज है कि सब आप जुमा के बाद फ्री होंगे। मैं जुमा के बाद होऊंगा तो फ्री, लेकिन आज मैं कॉलेज नहीं आया, आज मैं घर से ही क्लास ले रहा हूँ। चले जनाब, देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। बड़ा आसान सा है, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, राइट। अब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का लफ्जी मतलब क्या है कि आप अपने एसेट जो खरीदते हैं, जो आपका नॉन करंट एसेट होता है, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है, रूटीन में उसके ऊपर आपको पता है मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा आता रहता है, उसके मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा आता रहता है। तो उस खर्चे को डील कैसे करते हैं? तो हम लिखेंगे, अब लिखे जरा कॉन्सेप्ट, ऑल subsequent expenditure, all subsequent expenditure charge to profit and loss account, charge to, मतलब एक्सपेंसेस में लिखते हैं एसेट की कॉस्ट को डिस्टर्ब नहीं करते। क्या करते हैं? एक्सपेंसेस में जाकर लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब ये है कि बाकी सारे तो हम एक्सपेंस में लिख देंगे, लेकिन जो अब लिखने लगे उनको कैपिटलाइज करेंगे, उनको एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे। जब भी एक वर्ड बोला जाता है ना अकाउंटिंग के अंदर कि ये एक्सपेंस मैंने कैपिटलाइज करने हैं, उसका मतलब ये होता है हमने उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करना होता है। ठीक है, एसेट की कॉस्ट में ऐड करना होता है। तो वो उसको ऐड करते कैसे हैं वो एक बाद की डील है। फिलहाल हमने क्या करना है, वो एक्सपेंसेस हैं कौन से? कहते ऐसे एक्सपेंसेस जो इनकर्ड करें तो वो इंक्रीज कर दें, इंक्रीज द यूजफुल लाइफ, पहली सिचुएशन कि ऐसे एक्सपेंसेस जो हम इनकर्ड करें, एक तो होते हैं ना रूटीन के एक्सपेंसेस, आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा रहे होते हो, वो कभी भी एक्सपेंसेस ऐड नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसे एक्सपेंसेस जिससे एसेट की सिग्निफिकेंट यूजफुल लाइफ बढ़ जाए, इंक्रीज द, यहां पर एक वर्ड ऐड करें सिग्निफिकेंट। अगर सिग्निफिकेंट एसेट की कॉस्ट बढ़ती है तब हम, सॉरी उसकी लाइफ बढ़ती है, तो तब हम एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, हम उसको कैपिटलाइज करते हैं। दूसरी चीज, इंक्रीज सिग्निफिकेंट
efficiency of an asset. Increase significant efficiency of an asset. तो जब लाइफ बढ़ जाए या सिग्निफिकेंट उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, वो एक्सपेंसेस एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, उनको कैपिटलाइज कर देते हैं। अब उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं लिखवाऊंगा, जो अगर एमसीक्यूज पेपर में आ जाते हैं तो हमने उसको कैसे डील करना है, और अगर क्वेश्चन के अंदर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आ जाता है तो उसको इजी तरीका कौन सा है डील करने का, इजी तरीका बताऊंगा ताकि क्वेश्चन करते हुए भी आसानी हो और उसका ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट है वो भी पता हो। दोबारा सुन लें, अब लिख लें, हाउ टू कैपिटलाइज। अगर ये कंडीशन दोनों फुलफिल हो जाती हैं, दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो फिर हाउ टू कैपिटलाइज। पहली बात दोबारा सुन लें कि अगर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर मतलब एसेट को रिपेयर मेंटेनेंस जो करवाते रहते हैं हम रूटीन में, तो वो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है, वो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस में लिखनी होती है। लेकिन ऐसी कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस जिससे एसेट की लाइफ पहले से बढ़ जाए या उसकी एफिशिएंसी पहले से बढ़ जाए, तो हम ये समझते हैं कि वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाना चाहिए। हम नहीं, अकाउंटिंग हमें कहती यही है। तो जब उसको हम कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे तो फिर बनाएंगे कैसे, हाउ टू कैपिटलाइज, कैसे बनाएंगे, ये इसका आंसर मैं लिखने लगा हूं। इंक्रीज द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट, increase the book value of that asset at the date of subsequent expenditure incurred। ये इसका है स्टैंडर्ड का आंसर। इसका स्टैंडर्डाइज्ड आंसर ये है कि आपने एसेट की बुक, अगर आपसे कोई पूछे एमसीक्यूज के अंदर, या आप कल को इंटरव्यू देने जाओ फर्म के अंदर, या वैसे किसी बुजुर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास बैठ जाओ और वो आपका इम्तिहान लेने लग जाए, या आप अपनी फुफ्फो के घर जाओ तो उसकी बेटी को ने बीकॉम किया हो तो वो आपसे ऐसा कोई सवाल कर ले तो आपकी बेइज्जती ना हो। तो आपने कहना है कि इसको कैपिटलाइज कैसे करना है, कि अगर नॉर्मल सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंस में लिखने हैं, और अगर उससे लाइफ या एफिशिएंसी बढ़ जाए तो उसको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज कैसे करना है कि हम कहेंगे कि जी उसकी बुक वैल्यू जितने से एक्सपेंस हुआ है उससे बुक वैल्यू बढ़ा दो, खत्म होगी बात। अब एक और बात बताने के बाद फिर इसकी एफिशिएंसी का कैसे पता चलेगा कि बढ़ गई है। रेवेन्यू पहले से बढ़ जाए, रेवेन्यू मतलब सेल, प्रोडक्शन पहले से बढ़ जाए, रेवेन्यू पहले से बढ़ जाए, प्रोडक्शन पहले रूटीन से बढ़ जाए, उस खर्चा करने के बाद, या कॉस्ट पर यूनिट पहले से कम हो जाए, तो हम कहते हैं कि आपके एसेट की एफिशिएंसी बढ़ गई है। दोबारा सुने, एफिशिएंसी का या तो वो कह देगा खुद ही कि सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी बढ़ गई है, अब तो ठीक है, लेकिन अगर वो सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी का वर्ड इस्तेमाल नहीं करता, वो कहता है जी सेल पहले से सिग्निफिकेंट बढ़ गई है, या प्रोडक्शन पहले 100 यूनिट हो रहे थे अब 150 यूनिट होने लग गए, या पहले यूनिट बनाने पे 10 रुपए कॉस्ट लगती थी अब 7 रुपए लग रही है,
तो जब इस तरह की चेंज आती है तो इससे लगता है कि एक्सपेंडिचर्स लगाने से हमारे एसेट की एफिशिएंसी बढ़ गई है। एक होती है रूटीन के एक्सपेंडिचर, वो रूटीन के एक्सपेंडिचर हम पहले ही एस्टिमेट कर चुके होते हैं और वो एक्सपेंस में जा रहे होते हैं। ये होते हैं रूटीन से हट के एक्सपेंडिचर। अब हमने क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन करते वक्त अगर कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आ गया तो क्या करना है। आंसर उसका, अगर आपसे कोई पूछता है तो आंसर इसका ये है कि आप उसकी बुक वैल्यू बढ़ा दोगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बुक वैल्यू बढ़ाने जाएंगे तो एक तो समझने में भी थोड़ा मसला आएगा और दूसरा क्वेश्चन करते वक्त भी थोड़ा सा इशू आएगा। ठीक है, तो हम ऐसा तरीका कहते हैं कि एट द डेट ऑफ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, एट द डेट ऑफ subsequent expenditure, it is treated as new asset। हमने ऐसे समझना है जैसे एक नया एसेट हमारे पास आ गया हो, वैसे ही ट्रीटमेंट हर जगह करनी है, हर जगह वैसी ही ट्रीटमेंट करनी है जैसे हम एक नया एसेट की ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब पहली ट्रीटमेंट जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, वही एसेट को डेबिट कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे, एसेट को डेबिट कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। और अब मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, डेप्रिसिएशन लेते वक्त थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा, जरा गौर फरमाएं। अगर है ना WDV मेथड, फिर कोई चेंज नहीं है, जिस दिन खरीदा जैसे ही एडिशन करते हैं सेम वैसे करते हैं, सेम एज एडिशन। जैसे एक नया एसेट खरीदा, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आपने 1 लाख का किया, वही 1 लाख के ऊपर हम डेप्रिसिएशन अप्लाई करना शुरू कर देंगे। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर कुछ चेंज है। ये पूरे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के अंदर क्वेश्चन करते वक्त अगर वो स्ट्रेट लाइन मेथड दे देगा तो बेड़ा गर्क कर देता है बंदे का। WDV मेथड के अंदर अभी तक उसने दिया भी WDV मेथड के अंदर है, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में जब भी देता है परेशानी क्रिएट जरूर होती है। स्ट्रेट लाइन मेथड में जब भी वो क्वेश्चन देता है एक दफा परेशानी जरूर क्रिएट होती है। डन की बात, चलें जी। तो फिर वो जो परेशानी है उसको हम खत्म करने लगे। कहता है कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो 2 काम चेक किया करो। एक कि क्या लाइफ चेंज हुई है, लाइफ पहले से बड़ी है, लाइफ अगर चेंज हुई है तो क्या करेंगे, लाइफ अगर चेंज हुई है तो क्या करेंगे, और अगर लाइफ चेंज नहीं हुई तो क्या करेंगे। लाइफ अगर चेंज हुई है तो क्या करेंगे, और अगर लाइफ चेंज नहीं हुई तो क्या करेंगे। लाइफ अगर चेंज हुई है तो क्या करेंगे, और अगर लाइफ चेंज नहीं हुई तो क्या करेंगे। अब जरा अगर लाइफ चेंज हो जाए, अगर लाइफ चेंज हो जाए तो हमने क्या करना है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी डिस्कस होने लगा है कि अगर लाइफ चेंज हो जाए तो हम जो एडिशन को न्यू लाइफ पे डिवाइड करके आगे लेकर चलेंगे। स्ट्रेट लाइन में यही होता है ना, डेप्रिसिएशन फाइंड करते हुए कॉस्ट ओवर लाइफ,
अगर लाइफ चेंज हो जाए तो जितना हमारा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आया है, जिसको हम एडिशन ट्रीट कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, उस एडिशन को नई लाइफ पे डिवाइड करके डेप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। और अगर लाइफ चेंज ना हो, कुछ लोगों को तो ये याद आ भी गया होगा कि मैं अभी क्या बताने वाला हूं। अगर लाइफ चेंज ना हो, लाइफ पहले वाली ही रहे, तो जो आपने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया है उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर देंगे। रिमेनिंग लाइफ का मतलब ये होता है, ये सुन लें कि एक एसेट हमने खरीदा था 10 साल के लिए, कि 10 साल उसकी लाइफ है, 3 साल गुजर गए तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आया, 3 साल गुजर गए तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आया, तो तब हमने क्या करना है, 7 साल पे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को डिवाइड करना है, 7 साल के ऊपर। अगर लाइफ चेंज हो जाए तो तब तो जो नई लाइफ बताएगा हम उसी लाइफ पे डिवाइड करना शुरू कर देंगे, हम उसी लाइफ पे डिवाइड करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर लाइफ चेंज हो जाए तो नई लाइफ, और अगर लाइफ चेंज ना हो तो जो बाकी उस जिसके ऊपर आपने एक्सपेंडिचर किया है उसकी जितनी लाइफ बची है सिर्फ उस पे डिवाइड करना। ठीक हो गया। अब और का बड़ा प्यारा सवाल है, और कहते हैं कि सर अगर लाइफ चेंज नहीं होगी तो अब तो नॉर्मल एक्सपेंडिचर नहीं होंगे। लाइफ चेंज नहीं हुई लेकिन एफिशिएंसी पहले से बढ़ गई है, तो फिर ऐड नहीं करेंगे। यानी अगर लाइफ चेंज ना हो तो फिर दूसरे फैक्टर की वजह से कैपिटलाइज हो रहा होगा। जब दोनों फैक्टर नहीं होंगे तब तो कुछ नहीं करना हमने। लेकिन अगर लाइफ चेंज नहीं होती तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी नहीं बढ़ी तो लाइफ बढ़ जाएगी। इन दोनों में से कोई भी चीज बढ़ जाए तो हमने उसको एडिशन ट्रीट कर लेना है। और WDV मेथड में कोई चक्कर नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमने क्या करना है कि अगर लाइफ चेंज हो जाए तो नई लाइफ पे डिवाइड करना है, और अगर लाइफ चेंज ना हो तो रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है। जी हाफिज नुमान का भी एक क्वेश्चन है, पूछे मेरे भाई। सर ये स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर हमने कंबाइन करना है तो फिर सर हम बुक वैल्यू लेंगे, उसमें एडिशन कर देंगे इसमें। अगर आपने कंबाइन करना है ना, आप उसकी बुक वैल्यू फाइंड कर ले और बुक वैल्यू में एडिशन ऐड कर दें और उसके बाद फिर वैसे ही चलाते जाए जैसे एक पूरा नया एसेट बन गया। ठीक है सर, फिर वही न्यू लाइफ पता चलेगा। हाँ जी। अब आपने कल 2 क्वेश्चन करने हैं, बहुत अच्छे 2 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन नंबर 29 है, मैं वो भेज दूंगा, और ये पुरानी असाइनमेंट से मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों ने एक करना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 17 मार्क्स का है। ये कंप्लीट क्वेश्चन ही 17 मार्क्स का आया था। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट इसका भी लेकर भेज दूंगा। एक क्वेश्चन आपने करना है क्वेश्चन नंबर 29, और एक क्वेश्चन आपने करना है, शायद वो क्वेश्चन नंबर 20 होगा। जी क्वेश्चन नंबर 20 ही है। ये क्वेश्चन नंबर 29 और 20 आपने कल करने हैं और गूगल क्लासरूम पे अपलोड करने हैं। जो बंदा गूगल क्लासरूम पे अपलोड नहीं करेगा उसको क्लास की इजाजत नहीं होगी, एक। और जो बंदा, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो सुनेगा ही ना, मैंने आज रिकॉर्डिंग सेंड करनी है। और इंटरेस्टिंग बात, नया रूल आ रहा है मंडे वाले दिन से कि देयर इज नो रिकॉर्डिंग सेंड नहीं की जाएगी किसी को भी। तब तक आप अपने अपने हालात ठीक कर लें, और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाला काम भी खत्म हो जाएगा। कल सैटरडे है, कल हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद मंडे वाले दिन से इंशाल्लाह हमने काम करना है FR 1 के ऊपर, और तब रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। फिर जो क्लास लेगा बस वही, जो क्लास नहीं लेगा वो फिर 0 हो जाएगा। ठीक है जनाब, चलें जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।